ईपीसीजी स्कीम। इसका पूरा नाम है बेटा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, और बहुत आसान है। सिर्फ आप एक बात ध्यान में रख लो, मोटे तौर से जो आपने एडवांस ऑथराइजेशन में पढ़ा वही आपका ईपीसीजी है, विद द बेसिक डिफरेंस। एडवांस ऑथराइजेशन में आपको इनपुट्स ड्यूटी फ्री लाने का राइट आता था एक्सपोर्ट के लिए, जबकि ईपीसीजी में आपका कैपिटल गुड्स लाने का राइट आता है। ठीक है जी। अच्छा, बाकी इसमें जो डिफरेंस है वो बेटा मैं समरी चार्ट यूज कर रहा हूं आपके साथ, और जो जो पॉइंट्स बोलूंगा सब लिखे हुए होंगे, तो आप सुनने पर फोकस रख लेना टू सेव माई टाइम, और बाद में घर जाकर के इसकी एक नाइस पैकिंग अप जो है वो कर लेना। तो जरा ध्यान देना बेटा, ईपीसीजी स्कीम, एक बार नाम दोहरा दो, एक्सपोर्ट प्रमोशन अब कैपिटल गुड्स स्कीम। अच्छा, नाम से कई बार लोग ना धोखा खा जाएंगे, नाम से लगेगा जैसे ये कैपिटल गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए है, ये वो नहीं है। मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा है और उस गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए कैपिटल गुड्स वो आपको स्कीम में ड्यूटी फ्री लाने का राइट दिया जा रहा है। अच्छा, आप सुनिएगा, इसका बेस गवर्नमेंट ने क्या सोच के बनाया है। उन्होंने बोला, उन्होंने ये नोटिस किया, मान लीजिए गारमेंट मैन्युफैक्चर है, वो गारमेंट बना रहा है, ऑब्वियसली वो मशीन्स यूज कर रहा है। अच्छा, अब उन्होंने ना गवर्नमेंट ने एक टेंडेंसी देखी कि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रहा है, नई नई बेहतर मशीनें आ रही हैं। आप जानते ही हैं लेबर सब्स्टिट्यूट हो जाती आ रही है विद द मशीन्स, मशीनें बढ़िया क्वालिटी के गुड्स बनाती है, आप इस बात से एग्री करेंगे। ठीक है, तो अब वो मशीनें अदर कंट्रीज जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है वहां बन रही है। अब गवर्नमेंट ये चाहती थी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उन एडवांस मशीनों को यूज करें ताकि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी का बने और मार्केट में जब वो एक्सपोर्ट करे तो लोग खरीदे। तो वो एक्सपोर्टर्स को कहती है भाई कैपिटल गुड्स एडवांस टेक्नोलॉजी के लगाओ। एक्सपोर्टर कहते हैं भाई सब खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला खर्चा होगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इनकम भी तो बढ़ेगी, सब कवर हो जाएगा। उन्होंने बोला सर मान लेते हैं आपकी बात, चलो आप कहते हो तो मशीन ले लेंगे, क्या आप हमें बेनिफिट दोगे कुछ? उन्होंने बोला देंगे, जैसे इनपुट्स ड्यूटी फ्री अलाउ किए हैं वैसे ही आपको कैपिटल गुड्स भी जो है वो ड्यूटी फ्री अलाउ करेंगे। अब मशीन बेटा मान लो 3 करोड़ की है, ड्यूटी उसके ऊपर लेट्स सपोज 30% है, 90 लाख। तो गवर्नमेंट कह रही है कि 90 लाख जो हम लेते हैं ना हम नहीं लेंगे, ड्यूटी फ्री आपको जो होगा वो इंपोर्ट अलाउ करेंगे, बस आप जो है कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करो। आर यू ओके विद दिस? यस। सुन तो लो, अब वो ये कहते हैं बस एक बात का ध्यान में रखना, अब 90 लाख का रिवेन्यू एज एन एग्जांपल जो 3 करोड़ की मशीन पर बनता था वो हमने छोड़ दिया, तो आपको ये ध्यान में रखना है जो मशीन लाओगे वो बेचनी नहीं है, यूज करनी है, जस्ट लाइक इनपुट एक्चुअल यूजर कंडीशन। ठीक है, एंड उससे जो शर्ट बनेगी उसका एक्सपोर्ट करना है, और जितनी ड्यूटी तुम्हारी बची 90 लाख उसका 6 टाइम्स आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहेगा। कितना? 6 टाइम। तो 90 लाख की ड्यूटी बची मतलब 5.4 CR के आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहेगा। आर यू ओके विद दिस? यस। अब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जरा उसका आप फोकस लो पहले। अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम बेटा आपको अलाउ कर रही है कैपिटल गुड्स का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। अब चाहे वो कैपिटल गुड्स प्री प्रोडक्शन की स्टेज पर यूज करने के लिए लाओ, प्रोडक्शन के लिए यूज करने के लिए लाओ, या फिर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज करने के लिए लाओ। ट्रायल रन के लिए लाओगे प्री प्रोडक्शन, वो भी, अगर प्रोडक्शन में लिए मशीनरी लाओगे वो भी, और बेटा प्रोडक्शन के बाद वाले प्रोसेस लाइक क्वालिटी कंट्रोल उनके लिए लाओगे तो वो भी। किसी भी स्टेज के लिए मशीनरी लाओगे आपकी स्कीम में कवर होती है। हाँ, कुछ मशीनरी ऐसी है जिनको वो स्कीम में कवर नहीं करते, उसकी नेगेटिव लिस्ट उन्होंने अलग से दे रखी है, विच यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर, विच यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर। ठीक है, आपको सिर्फ ये बेसिक बात ध्यान में रखनी है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, उसके लिए कोई भी कैपिटल गुड्स आप लाओगे वो कवर होगी। और फिर फर्दर उन्होंने बताया है कि कैपिटल गुड्स की जब हम बात करेंगे तो कैपिटल गुड्स में हम ये चीजें बेसिकली आपको साथ में शामिल करके चलेंगे। कैपिटल गुड्स as defined in chapter 9 of FTP, we are not supposed to remember simple capital goods including in CKD और SKD condition। assembled condition में मशीनरी आई तो भी चलेगी, CKD SKD unassembled में आई तो भी चलेगी। और साथ ही में वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर है जो कि इस कैपिटल गुड्स को चलाने के लिए जरूरी है तो वो भी इसमें कवर माना जाएगा। और मशीन जब लाओगे तो खराब ना हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर्स भी लाओगे तो वो स्पेयर्स, मोल्ड्स, फिक्सचर्स, टूल्स, रिफ्रैक्टिव्स, ये आइटम्स भी कैपिटल गुड्स में कवर माने जाएंगे। एंड कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो मशीन को चार्ज करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब वो इनिशियल चार्ज जो फर्स्ट टाइम मशीनरी को रन करने के लिए हो या सब्सिक्वेंट चार्ज के लिए हो, वो कैटलिस्ट भी जो होंगे वो कवर माने जाएंगे। ओके जी। अच्छा, वैसे अगर मैं ये डेफिनेशन नहीं पढ़ाता तो कैपिटल गुड्स का आपका बेसिक मतलब क्या होता है, कोई भी गुड जिसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करते हैं,
कोई भी मशीन वगैरह लाते हैं जो भी कैपिटलाइज करते हैं तो वो तो कैपिटल गुड्स है ही है। यहां ये क्लैरिटी दे रही है कि अनअसेंबल फॉर्म वाली भी आएगी, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह भी आएंगे, स्पेयर्स वगैरह भी आएंगे और कैटलिस्ट वगैरह जो होंगे वो भी आएंगे। आर यू ओके विद दिस? ये सब आपके कवर होंगे। चलो अब आपको ईपीसीजी ऑथराइजेशन लेने के लिए करना पड़ेगा क्या, वो आप मुझे बताओ बेटा, थ्योरी का प्रोसेस। अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन समझा था तो अपने आप बताओ। आप 10,000 शर्ट का एक्सपोर्ट करो, तो यहां ध्यान में रखना, यहां आपको इस बेसिस पर नहीं जाना, ठीक है। आप सिंपली कहोगे मैं शर्ट का एक्सपोर्टर हूं और मैं अपग्रेड करना चाहता हूं अपनी मशीनरी, तो मैं ये मशीनरी खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल देंगे और क्योंकि ड्यूटी फ्री ला रहे हो तो कस्टम वालों के पास एक बॉन्ड भी दे दोगे और वो जो पर्सन होगा डीजीएफटी वो आपको ईपीसीजी ऑथराइजेशन दे देगा। यस और नो? और बेटा जब आपको ईपीसीजी ऑथराइजेशन मिल जाएगा तो ये ऑथराइजेशन ट्रांसफरेबल नहीं होगा, ये ऑथराइजेशन नहीं होगा। रीजन बोलो? क्योंकि आपको ड्यूटी फ्री दिया गया है, ऑब्लिगेशन आप पेंडिंग है या कर चुके हो, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, ठीक है ना। तो इस वजह से ट्रांसफरेबल बेनिफिट मिलेगा या नॉन ट्रांसफरेबल? नॉन ट्रांसफरेबल। एक्चुअल यूजर कंडीशन चलेगी बेटा, ठीक है ना। तो आप ऑथराइजेशन जो मिलेगा आपको ध्यान में रखना है, आप इसको किसी को बेच नहीं सकते, इसके बेसिस पर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट ही करनी है एंड फर्दर वो कैपिटल गुड्स भी आप किसी को बेच नहीं सकते। ओके तो अब आपने जो है इसके बेसिस पर जो है बेटा वो कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बेटा आप जरा इस चीज को, अब जरा मेरे डायग्राम को, ये टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा आपको, आप अभी सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए जो है वो यूज करें। ये बेटा हमारे पास एक्सपोर्टर है, विजुलाइज करो शर्ट का, तो इसने मशीनरी इंपोर्ट करी। अब मशीनरी इंपोर्ट करी ईपीसीजी ऑथराइजेशन लेकर के, तो इसको ड्यूटीज जो थी वो बेटा चार्ज नहीं की गई, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इसको अलाउ कर दिया गया। और बेटा सारा कस्टम ड्यूटी एज वेल एज जीएसटी कुछ भी जो होगा वो इससे लिया नहीं जाएगा। और मान लीजिए जो ड्यूटी इससे नहीं ली गई वो 1 करोड़ की है, ठीक है, तो 1 करोड़ की ड्यूटी इसकी बच गई। अब ईपीसीजी ऑथराइजेशन क्या बोलेगा, अगर तुम्हारी ड्यूटी 1 करोड़ की बच गई तो तुम्हें अब इस मशीन से एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो जनरेट करके हमें देना है वो कितना देना है, 6 टाइम्स, नहीं यार समझ, कितना देना है, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो करके देना है। तो अगर मैं एग्जांपल में बोलूं 1 करोड़ की ड्यूटी बची है, इंपोर्ट पर इतना था, तो आपको 6 करोड़ के एक्सपोर्ट जो होंगे वो मटेरियलाइज करके देने होंगे, 6 करोड़ के एक्सपोर्ट्स मटेरियलाइज करके देने होंगे और ये अगले 6 सालों में ही करके देने होंगे। तो आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है, 6 टाइम, जरा दोहराओ इसे साथ साथ में, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है, 6 टाइम, और उस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को करने के लिए पीरियड आपको कितना मिलेगा, 6 इयर्स, 6 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस ईपीसीजी ऑथराइजेशन। आर यू ओके विद दिस? एडवांस ऑथराइजेशन में इनपुट्स ड्यूटी फ्री आते थे और 18 महीने में आपको अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना होता था। अच्छा, और प्लीज प्लीज अप्रिशिएट करना, वहां आपका ऑब्लिगेशन पता है कैसे लेते थे, 10 लाख का सीआईएफ इनपुट आया तो 15% वैल्यू एडिशन, 50 लाख का आया तो 15% वैल्यू एडिशन। बेटा यहां प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी खरीदी 5 करोड़ की, हम ये नहीं कह रहे 5 करोड़ पर 15%, ना, हम क्या कह रहे हैं, मशीनरी कितने की खरीदी उसका सीआईएफ हम देख नहीं रहे, हम क्या देख रहे हैं, उस पर ड्यूटी कितनी बचाई, ठीक है। आप अगर ये डिफरेंस क्लियर रखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। एडवांस ऑथराइजेशन वाला क्या देखता है, वो ये नहीं देखता ड्यूटी कितनी बची, वो कहता है इतना सीआईएफ खर्चा किया, इसमें वैल्यू एडिशन करके दो, यस नो। और बेटा वहां वैल्यू एडिशन इसलिए बिकॉज इनपुट प्रोसेस होते हैं तो उसको वैल्यू एडिशन के क्राइटेरिया से मापा जा सकता है। कैपिटल गुड्स थोड़ी ना प्रोसेस होती है, भाई कपड़े से शर्ट बन रही होगी, कैपिटल गुड्स तो बीच में मदद कर रही होगी, तो कैपिटल गुड्स के लिए टेस्ट अलग है, कितने सीआईएफ की खरीदी वो नहीं देखना, ड्यूटी कितनी बची, जितनी बची उसका 6 टाइम्स आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहेगा, 6 टाइम्स का आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहेगा, ठीक है जी। तो आप एग्जांपल जरा दोहरा लेना यहीं पर ही, 1 करोड़ की ड्यूटी बची तो आपका ऑब्लिगेशन कितना होगा, 6 करोड़ का, और आपको वो आगे के 6 सालों में जो है वो पूरा करना है, आगे के 6 सालों में पूरा करना है। अच्छा, और फिर वो फर्दर कहते हैं कि जो ये 6 साल होंगे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड के, इसको हम 2 ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे 4 साल का और दूसरा बनाएंगे 2 साल का। और बेटा आपको वो कहते हैं आप मशीनरी लाए अब यूज करोगे तो ये जो पहला ब्लॉक होगा ना 4 साल का, इसमें आपको 50% ऑब्लिगेशन पूरा करना है कम से कम।
आपका ऑब्लिगेशन जैसे कितना है 6 करोड़, तो आपको 4 साल में 3 करोड़ रुपए का ऑब्लिगेशन पूरा करना है, ठीक है। और बैलेंस जो होगा वो आपको जो होगा वो सेकंड ब्लॉक में जो है वो पूरा करना है कोई दिक्कत? नो। तो ये इस तरीके से ब्लॉकेज पीरियड जो है वो आपको लेकर के चलने हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति इन 6 सालों में अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाया, कितने करने थे? 6 करोड़। लेट्स सपोज वो 6 साल में 5 करोड़ कर पाया, तो पूरा हुआ? नहीं। अब बेटा सुनिएगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ड्यूटी विद इंटरेस्ट ले लेंगे, यस। लेकिन बेटा उसने 5 करोड़ तो किए, तो सारी नहीं लेंगे, प्रोराटा बेसिस पर ले लेंगे कि भाई 6 करोड़ करने थे, 5 करोड़ कर दिए, 1 करोड़ की कमी रह गई, तो उतना परसेंटेज ड्यूटी विद इंटरेस्ट जो होगा वो रिकवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। दूसरी बात सुनो, फेलियर टू फुलफिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो बेटा अगर आप टाइम में पूरा नहीं कर पाए तो आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, एक तो ये बात, और अगर एक्सटेंशन में भी पूरा नहीं कर पाए तो प्रोराटा ड्यूटी जो आपने बचाई थी वो आपसे रिकवर कर ली जाएगी। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया, 7 करोड़ कर दिए 6 साल में, तो आपका ऑब्लिगेशन पूरा है? यस। अब वो कह रहे हैं अगर आपने ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया तो ये कैपिटल गुड्स अब फ्री हो गई, अब आप इसको चाहे तो बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है। आर यू ओके विद दिस? आराम है कंसेप्ट में? यस। अब फर्दर बेटा अगली बात सुनो, अब वो क्या कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने इस मशीन को लाने के बाद एक्सपोर्ट जो किया वो खूब सारा बहुत बढ़िया कर दिया और उसने शुरुआती 3 सालों में ही 75% ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, तो उस केस में उसको हम एक्नॉलेज करते हुए जो बैलेंस उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था वो छोड़ देंगे। वैसे तो क्या बोला था, टोटल कितना है? 6 करोड़। 3 करोड़ फर्स्ट ब्लॉक में, 3 करोड़ सेकंड ब्लॉक में, ठीक है जी। अब लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने शुरुआत के 3 सालों में ही 75% या उससे ज्यादा, मतलब 4 करोड़ या उससे ज्यादा का ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, तो बेटा बोलो मैं क्या कह रहा हूं, फिर मान लिया जाएगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा हो गया, बैलेंस कॉन्डोन करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब अब इसकी कैपिटल गुड्स फ्री हो जाएंगी, ये चाहे तो उसे बेच भी सकता है। आर यू ओके विद दिस? अब एक क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से, ये जो पर्सन था जो नई मशीन लेकर के आया, बेटा क्या ये पहले एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था? पहले भी कर रहा था। सुनना जरा ध्यान से, ये आदमी पहले भी एक्सपोर्ट कर रहा था। अब गवर्नमेंट ने बोला देखो एक्सपोर्ट तो आप पहले भी कर रहे थे, ध्यान से सुनना बेटा, गवर्नमेंट ने बोला एक्सपोर्ट तो आप पहले भी कर रहे थे, अब हम जब आपसे ये कह रहे हैं ना नई मशीन की ड्यूटी छोड़ दी इस उम्मीद के साथ कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा और ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे, तो वो ये कहते हैं भाई साहब ये जो हम आपको कह रहे हैं ना 6 करोड़ के एक्सपोर्ट करना, ये एक्स्ट्रा है जो पीछे करते आ रहे थे इस मशीन के ना होने के बावजूद, वो लेवल तो आपको मेंटेन करके ही चलना है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट नजर आने चाहिए। मेरी बात समझ आई? बड़ा अच्छा सा पॉइंट मैंने बोल दिया, भाई मशीन नहीं थी तो भी एक्सपोर्ट करते थे, तो हम वो कह रहे हैं इस मशीन के बगैर जो करते थे वो एवरेज एक्सपोर्ट्स तो मेंटेन करने ही हैं, उसके अलावा इस मशीन की वजह से ये स्पेशल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है जो कि आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल पूरा करना है। तो बेटा ये जो ऑब्लिगेशन है इसको मैं बोलता हूं एसईओ, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। क्या बोलता हूं? स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। और ये इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट का है, जो पीछे आपका एवरेज एक्सपोर्ट्स का लेवल था वो आपको साथ में मेंटेन करके चलना है। अब बेटा वो पीछे आपका एवरेज लेवल कैसे लेते हैं वो इन्होंने ये बोल रखा है, उसके लिए हम देखेंगे आपके पिछले 3 साल, हम क्या देखेंगे? पिछले 3 साल, और उन 3 सालों में जो भी आपने एक्सपोर्ट किया उसका एवरेज लिया जाएगा। जैसे एज एन एग्जांपल यहां आपके 10, 25 और 40 है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 25 करोड़। तो मैंने आपको जो बोला बेटा ये जो 25 करोड़ है ये आपका एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, ये आपका क्या है? एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ये तो करना ही है, इसके ऊपर जो है वो आपको एक्स्ट्रा काम करना है। तो अगर कहानी को पूरा समझेंगे तो बेटा ये आदमी जब इस मशीन का ईपीसीजी लेकर के ड्यूटी फ्री लाएगा तो अब इसको ऐसे चलना होगा बेटा, हर साल 25-25 करोड़ तो ये करेगा ही करेगा, जो इसका एवरेज है, इसको क्या बोलते हैं? एईओ, ये मेंटेन रखना है, और उसके ऊपर एसईओ, वो इन ब्लॉक के हिसाब से आपको जो है वो अचीव करना है। आर यू ओके विद दिस? यस। तो यहां पर बेटा ये 2 एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इस तरीके से आते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, दोहराइएगा। पिछले साल के एवरेज कितने? 3 साल के डाटा का एवरेज निकलेगा,
ठीक है, 3 साल के डाटा का एवरेज निकलेगा, वो तो मेंटेन करना है हर साल, उसके ओवर एंड अबव ये आपको एसईओ जो है वो अचीव करना है। आर यू ओके विद दिस? चलिए अब अगली बात सुने। अब इसमें एक खास बात जिसका आपको ध्यान में रखना है वो मैं बताता हूं बेटा। जैसे अब अगर ये कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट करने पर नॉर्मल कस्टम ड्यूटी हो सकती है, स्पेशल हो सकती है एंड जीएसटी होता है। और मैंने क्या बोला, अगर आप इंपोर्ट करोगे तो बेटा सारा का सारा ड्यूटी फ्री, टोटल ड्यूटी फ्री हो जाएगा। बस सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, जितनी ड्यूटी बची उसका 6 टाइम्स आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एक्स्ट्रा, एवरेज लेवल के एक्स्ट्रा जो होगा वो आपको क्रिएट करके देना है। ठीक है, अब होता क्या था जरा सुनिएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते थे, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए मशीन का कोई इंपोर्ट करता है और ड्यूटी की अगर बात करूं तो मान लो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी ये बन रही है 2 लाख, लेट्स सपोज। स्पेशल कस्टम ड्यूटी, चलो इसको इग्नोर कर देता हूं, लेट्स सपोज सेफगार्ड वगैरह का कोई केस नहीं है, ठीक है, आप लेना चाहो तो आप ले लो 3 लाख, चलो मान लिया। और बेटा जीएसटी इस पर जो बन रहा है लेट्स सपोज वो बन रहा है 4 लाख, तो बेटा टोटल ड्यूटी कितनी बन रही है? 2, 3, 5 और 4, 9। अब अगर आपके पास ईपीसीजी ऑथराइजेशन है तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 9 लाख बचे तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 6 टाइम 54 लाख एक्स्ट्रा इंपोर्ट आपको, एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट आपको जनरेट करके देने पड़ेंगे। ये समझ आया? यस। अब सुनिएगा, कुछ लोग क्या करते थे, सुनना बेटा, वो क्या करते थे, वो ये देखते थे ड्यूटी जितनी बचाएंगे उतना ऑब्लिगेशन आता है। तो कुछ लोग जो थे वो बेटा ऐसे करते थे, वो कहते थे हम क्या करेंगे, हम जो मशीन इंपोर्ट करेंगे उस पर ये 2 जो हैं ये पे नहीं करेंगे, और जीएसटी जो 4 लाख का है इसको हम पे कर देंगे, और इसलिए पे कर देंगे क्योंकि इसका तो हमें आईटीसी मिल सकता है। नहीं आई बात समझ में? तो ये क्या करते थे, भाई मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं मशीनरी में लाया तो जीएसटी जो पेड किया उसका तो मुझे आईटीसी मिल सकता है ना। तो ये कहते थे जीएसटी हम पे कर देंगे और हम ये जो होगा ये पे नहीं करेंगे। इससे वो क्या कहना चाहते हैं, अब ड्यूटी इन्होंने कितनी बचाई, 2 और 3, 5 लाख। तो ये आदमी क्या कहने की कोशिश कर रहे होंगे, 5 लाख पे नहीं किया तो हमारा ऑब्लिगेशन 5 लाख का 6 गुना 30 लाख बना। भाई अगर कुछ भी पे नहीं करते तो इसका 6 गुना, ठीक है, और अगर सिर्फ 2 और 3, 5 लाख बचाए तो फिर इस 5 लाख का 6 गुना। यस और नो? यस। अब आपको ये ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट ने ईपीसीजी स्कीम में ये स्पेसिफिकली लिखा, उन्होंने बोला जी अगर आप जीएसटी पे करते हैं लेकिन इसका आईटीसी ले लेते हैं तो हम इसको भी ड्यूटी सेव्ड ही मानेंगे। क्या इसको भी ड्यूटी सेव्ड ही मानेंगे? मतलब एक्चुअल में तो आपने सिर्फ 5 लाख पे नहीं किए, 4 पे करके आईटीसी लिया, लेकिन हम ड्यूटी सेव में इस 4 लाख को भी गिनेंगे, तो आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 9 लाख का ही 6 गुना जो होगा वो निकलेगा। हाँ, अगर आपने जीएसटी पे किया और आईटीसी नहीं लिया फिर हम 5 के बेसिस पर इसको लेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर टोटल ड्यूटी फ्री लोगे तो फिर कुछ भी पे नहीं किया तो उसका वो ड्यूटी सेव्ड है उसका 6 गुना, और बेटा अगर कस्टम नहीं पे किया बट जीएसटी पे कर दिया तो आईटीसी अवेल कर लिया तो टोटली लेंगे, बट आईटीसी अवेल नहीं किया तो सिर्फ कस्टम वाले पोर्शन का लेंगे। आर यू ओके विद दिस? बताओ कुछ दिक्कत परेशानी हो तो? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। यस। अच्छा, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा, ये जो ईपीसीजी ऑथराइजेशन है ये देंगे किसको? किसको देंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं जैसे एडवांस ऑथराइजेशन किस किस को दिया था, एक तो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को और एक मर्चेंट जो टाई अप में था। तो ऐसे ही आपको पूछा हूं ईपीसीजी ऑथराइजेशन, ईपीसीजी ऑथराइजेशन कैपिटल गुड्स बनाने के लिए आ रही है, तो ये भी किसको देंगे? मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर जिसका टाई अप होगा सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर के पास। ठीक है, अब लेकिन यहां ध्यान से सुनना, इसके लिए जो एलिजिबल पर्सन उन्होंने बताए हैं वो जो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए थे, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर, वो तो है ही है। इसके अलावा बेटा इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर को भी स्कीम में कवर किया है। मतलब अगर कोई एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस है और वो कैपिटल गुड्स लाना चाहता है ड्यूटी फ्री तो वो भी ला सकता है। अच्छा, इसमें जरा ध्यान देना बेटा, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर और मर्चेंट वो तो पहले जैसे हैं तो उस पर कोई खास फोकस नहीं ले रहा, आप सर्विस के एंगल से बोल रहा हूं। इसमें बेटा जो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस है वो भी आ जाता है, और इसके अलावा इन्होंने एक स्पेशल बोला है कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। कॉमन सर्विस प्रोवाइडर,
अब ये क्या कंसेप्ट है, हल्का सा सुनना, वैसे इसके बारे में कुछ वो आपसे पूछेंगे नहीं, पर वर्ड क्योंकि लिखा है मटेरियल में तो मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है बेटा कि एक आदमी की जॉब वर्क यूनिट है, वो क्या काम करता है बेटा, जॉब वर्क यूनिट उसने लगा रखी है, उसमें वो डाइंग और वॉशिंग का काम जो है वो करता है, और इसके पास बेटा A B C D ये कई सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो कि जीन्स का एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेटा अगर आपको इशारा समझ आया तो ये क्या करते हैं, ये जीन्स बनाते हैं, उसके लिए मशीन EPCG ऑथराइजेशन में ला सकते हैं। अब लेकिन बेटा ये क्या करते हैं, जीन्स की डाइंग और वॉशिंग वो ये खुद नहीं करते, वो ये यहां से करवाते हैं। जीन्स तो ये बनाते हैं, तो बनाने वाली मशीन तो ये EPCG ऑथराइजेशन में ले आए, बट वॉशिंग का काम ये खुद करते ही नहीं, जॉब वर्क पर बाहर से कराते हैं, तो उसकी मशीन की इन्हें जरूरत नहीं है, वो कौन खरीदेगा, जॉब वर्कर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, जो जॉब वर्कर है वो जॉब वर्क का काम करके सर्विस दे रहा है, और वो सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहा है, या वो इंडिया वालों को दे रहा है, इंडिया वालों को दे रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उसको EPCG ऑथराइजेशन में इशू आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जो है ये क्या है, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। तो उन्होंने FTP में एक कंसेप्ट बना रखा है इस तरीके का, जिसमें जॉब वर्क यूनिट जो इंडियन यूनिट्स के लिए काम कर रही है और वो इंडियन यूनिट्स एक्सपोर्टर है, तो फिर वो वाला व्यक्ति एज अ कॉमन सर्विस प्रोवाइडर EPCG ऑथराइजेशन लेकर के इस जॉब वर्क की मशीनरी जो है वो ड्यूटी फ्री जो है वो इंपोर्ट कर सकता है। आर यू ओके विद द कंसेप्ट? यस। अच्छा, और बेटा लास्ट पॉइंट, एक बात बताओ, मशीनरी आ गई ड्यूटी फ्री, अब आपको एक्सपोर्ट करने, ड्यूटी सेव का 6% और 6 टाइम्स। अच्छा, अब उसमें आपको करना क्या है बेटा, आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ना, 1 करोड़ की ड्यूटी बची, तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है, 6 करोड़। अब क्वेश्चन है, ये 6 करोड़ कैसे पूरा करोगे, एक्सपोर्ट करके या डीम्ड एक्सपोर्ट करके, ठीक है ना, तो ये भी स्कीम ने बताया। और वैसे ही जैसे एडवांस ऑथराइजेशन में था ना, क्या आप फिजिकल एक्सपोर्ट करो, रियल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग SCZ को दो, वो भी आएगा, और अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट करोगे तो वो भी इसमें आएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये लिखा क्लैरिटी के लिए कि अगर आपने कोई भी शिपमेंट करी जिस पर आपने एडवांस ऑथराइजेशन इनपुट वाला, DFIA इनपुट वाला या DBK स्कीम इनपुट वाली ली है, वो आपने इनपुट के एंगल से ली है, लेकिन वो सारी शिपमेंट में एक्सपोर्ट जो भी हुआ वो आपका EPCG का भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि सरकार ये बोलेगी कि ये एक्सपोर्ट करके तो तुमने इनपुट वाला ऑब्लिगेशन पूरा किया, नहीं भाई साहब, मैं कैपिटल गुड्स उसी से तो बनाया ये प्रोडक्ट, तो वो उधर भी काउंट किया जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कोई रिवार्ड स्कीम SCIS में एक्सपोर्ट किए तो मिल रहा होगा रिवार्ड एक्स्ट्रा, लेकिन वो इधर भी काउंट किया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? स्कीम बेटा लगभग पूरी होती है। क्वेश्चन आपके दारोमदार के लिए छोटा सा बोल रहा हूं, एक आदमी ने मशीन अपग्रेड करने का मन बनाया और उसने EPCG ऑथराइजेशन ले लिया, मशीन का ऑर्डर देने वाला था लेकिन इंपोर्ट में बड़ा टाइम लग रहा था, तो उसने क्या मन बनाया, अभी अभी आपको एक स्टोरी बताई थी, आपको EPCG ऑथराइजेशन मिला, अब आप मशीन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इंपोर्ट में टाइम लग रहा था, मशीन आज ही चाहिए थी, और आपने देखा यहां भी बढ़िया मशीन मिल रही है, तो आपने इंडिया में ही किसी से ले ली। तो मुझे बताओ, अब वो जो इंडियन पर्सन है उसने उस आदमी को मशीन दी जो अदरवाइज इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर सकता था, तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट बन गया भैया, ये डीम्ड एक्सपोर्ट बन गया। दोबारा दोहराएंगे, उसके पास EPCG था, बाहर से ड्यूटी फ्री ला सकता था, डॉलर खर्च होते, लेकिन आपने इंडिया में ही उसको बेच दिया, तो वो इंपोर्ट बच गया, डॉलर बच गए, तो आपने भारत सरकार के डॉलर बचा दिया, आपका ये ट्रांजैक्शन डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। मैंने बताया था डीम्ड एक्सपोर्ट का क्रक्स क्या होता है, उस आदमी को दे दो जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते थे, तो आपने डॉलर बचा लिए, डीम्ड एक्सपोर्ट माने जाएंगे। और बेटा GST में ये डीम्ड एक्सपोर्ट होता है, तो वो आदमी इसको जब देगा तो GST पेड का गवर्नमेंट रिफंड कर देगी, मतलब एक तरीके से ये टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और गवर्नमेंट ने एक बढ़िया बात क्या बोली, सुनिएगा, गवर्नमेंट ने एक बढ़िया बात ये बोली, अगर जिसके पास मशीनरी इंपोर्ट करने का राइट था, अगर वो इंडिया से खरीद रहा है, हमारे डॉलर बचा रहा है, तो उसको हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये देंगे, उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अब 6 टाइम ना होकर के सिर्फ 75%, 7 मतलब 4.5 टाइम्स हो जाएगा। डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स। अब ये जो एक्सपोर्टर है जिसके पास EPCG ऑथराइजेशन है, लेकिन ये डोमेस्टिकली किसी से खरीद लेता है डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में, तो बेटा अब इसका जो SEO होता है,
वो 6 टाइम नहीं होगा, अब 4.5 टाइम्स रह जाएगा। और बेटा अब उसने इंडिया से खरीदी है तो कस्टम तो है नहीं, लेकिन अगर नोशनल कस्टम ड्यूटी होती वो कैलकुलेट की जाएगी एफओआर वैल्यू पर, और उस पर क्या ड्यूटी उसने बचाई वो कैलकुलेट करके 4.5 टाइम्स उसका ऑब्लिगेशन होगा। और मुझे बताएंगे बेटा ये जो एससी होता है, जैसे 1 करोड़ की ड्यूटी इसने बचाई तो वैसे तो 6 करोड़ का ऑब्लिगेशन होता है, अब लेकिन कितने का होगा 4.5 करोड़। लेकिन बेटा प्लीज ध्यान में रखिएगा ये 4.5 करोड़ वो जो 2 ब्लॉक है उसमें पूरी करना है वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं ये जो 4.5 करोड़ होता है ये होता है इंक्रीमेंटल। नहीं आई बात समझ में बेटा, जो बिना मशीन के भी करते आ रहा था वो एवरेज, वो एज इट इज इसे भी पूरा करना पड़ेगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो इंक्रीमेंटल है वो वैसे 6 करोड़ थे, अब आपके सिर्फ कितने रह जाएंगे 4.5 CR। आर यू ओके विद दिस? यस। तो ये आपका बेटा ईपीसीजी ऑथराइजेशन का कंसेप्ट है। अब इसमें एक मिसलेनियस पॉइंट जो है वो जरा और देखिएगा, वो आप स्टडी मटेरियल में आ जाइएगा। ईपीसीजी ऑथराइजेशन में मिसलेनियस पॉइंट एक आपको वहां देखना है, चैप्टर के लास्ट पेज पर, पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट, पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब पहले तो नाम से बताओ पोस्ट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट के बाद। अभी रुक जाओ, अभी जो आपने पढ़ा वो क्या था, एक्सपोर्ट के बाद या एक्सपोर्ट से पहले? पहले। क्या आप ड्यूटी फ्री ले आओ, जितना बचा उससे बना करके एक्सपोर्ट बाद में करो, ऑब्लिगेशन पूरा करके खत्म करो, ये तो नॉर्मल था। अब इसमें एक पोस्ट एक्सपोर्ट की भी स्टोरी है, ठीक है। अब इसमें बेटा वो क्या कहते हैं, थ्योरी है, पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट शैल बी अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स। कौन से? who intend to import capital goods on full payment of applicable duties in cash। तो भाई साहब आप बाद में बेनिफिट लेंगे एक्सपोर्ट के बाद, तो आप कैपिटल गुड्स पहले लेकर के आओ और ड्यूटी जो है वो पे करके लाओ, और बाद में जब आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो लेटर बीसीडी पोर्शन रेमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीली ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप। अब बेटा बीसीडी पोर्शन को अंडरलाइन कर लो। नॉर्मली तो सारी ड्यूटी बच जाती है, लेकिन इस वाले कंसेप्ट में आपको सिर्फ बीसीडी पोर्शन बाद में गवर्नमेंट जो होगी वो वापसी करेगी, और वो किस फॉर्म में करेगी? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। अब बिफोर आई प्रोसीड आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, नॉर्मली आप क्या चाहते हो, एक्सपोर्ट मतलब मशीन ड्यूटी फ्री लाओ या ड्यूटी पे करके? फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? ड्यूटी फ्री, ठीक है ना। तो लोग ड्यूटी फ्री जनरली लाएंगे और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करेंगे, वो उनकी फर्स्ट चॉइस होगी। ये वाला कंसेप्ट है, ये लोगों की फर्स्ट चॉइस नहीं होगी। इसको अगर कोई पसंद करेगा तो सिर्फ एक वजह से करेगा कि इसमें स्क्रिप्ट मिलेगी जो कि ट्रांसफरेबल है, इसमें स्क्रिप्ट मिलेगी जो कि ट्रांसफरेबल है, अदरवाइज इसमें कोई बेनिफिट प्राइमा फेसी नहीं है। क्यों? वहां सारी ड्यूटी बचती है, यहां आपको सिर्फ गवर्नमेंट क्या वापसी कर रही है? बीसीडी, तो ये फायदे का सौदा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात देखो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अब इसमें जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा बेटा, यहां गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया है। स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका क्या रहेगा? 85%। क्या रहेगा? 85%। मतलब मान लो 1 करोड़ की ड्यूटी थी, अगर आप ड्यूटी फ्री लाते तो 6 करोड़ का था। आपने कहा मैं ड्यूटी पे करूंगा और बाद में बेनिफिट लूंगा, तो आपको गवर्नमेंट अब क्या बोलेगी? ड्यूटी पेड लाई हो तो आपका ऑब्लिगेशन सिर्फ 85% करेगा। लेकिन प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये नीचे एईओ करो बेटा, जो आपका एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रहता है ना, वो आपको एज इट इज पूरा करना पड़ेगा। मतलब इस मशीन के बगैर भी जो एवरेज एक्सपोर्ट कर रहे थे 3 साल के ना, वो तो मेंटेन करने ही करने हैं। उसके ओवर एंड अबव नॉर्मल को 6 टाइम करना होता है, आपको सिर्फ 85% जो होगा वो करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अदर पॉइंट्स में बेटा ये क्या कहते हैं जी? प्रोराटा रेमिशन। प्रोराटा रेमिशन से उनका मतलब ये है, सुनो भाई, आपने ड्यूटी पे करके लिया, अब आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप जितने एक्सपोर्ट जनरेट कर पाए 6 साल में, उसका प्रोराटा बीसीडी जो होगी वो आपको दे दी जाएगी। और जो स्क्रिप्ट मिलेगी बेटा, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है? उन्होंने कहा उसको वैसे ही करना जैसे आपकी एससीआईएस स्क्रिप्ट के प्रिंसिपल है, उसी हिसाब से आप उसे यूज कर लेना।